हिसाब से नहीं होगा, मैं गठबंधन से अपना बोरिया बिस्तरा समेट के मैं बाहर चलाऊंगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले चुनाव लड़ सकता हूं। मनमोहन से हम बात कर रहे थे, हमने कहा चिराग से क्या दिक्कत है, आपका नाम सुनते ही माइक छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? इसमें सबको पता है कि चिराग क्या किए थे। जी, आप 40 सीटों की मांग कर रहे हैं कि सम्मानजनक कर रहा हूं क्या? मुझे पता है कि सही आंकड़े इसके बहुत विपरीत होने वाले हैं। उस संख्या पे हमको घेरिएगा, हमको भी मजा आएगा सवाल का जवाब देने में। बीच में ट्वीट करके प्रेशरवा काहे बना देते हैं कि हम जब अकेले चुनाव लड़े थे तो इतना % लेके आ गए थे, अगर इतना मिलेगा तब तो हम इतना भी ला सकते हैं। बीच बीच में आप ही बोलते हैं क्या कि बीच बीच में थोड़ा सा प्रेशरवा डालते रहो। मतलब अगर हम बात करें, प्रशांत किशोर आपकी तारीफ करते हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन में वो आपकी तारीफ करते हैं, दबे जवान तेजस्वी भी तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों? आपसे डरते क्यों हैं लोग? एनडीए के लोग भी आपके बारे में जल्दी नहीं बोलते, मुंह नहीं खोलते हैं, कि कहाँ इतना भड़के रहते हैं आपसे? ग्रहों में ही कुछ ऐसा है कि हमारे सारे चाचा हमसे नाराज हो जाते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि चिराग कब फिर से बैंड बजा दे 2020 वाला। आपको भी पता है, ऐसे मुंह नहीं बनाइए चिराग जी, आपकी वजह से यार नीतीश कुमार के इतने कम विधायक में सिमटे हुए हैं। कहीं ना कहीं नजर भी डाल रहे हैं आप जेडीयू के सीट में भी, बहुत सीट है जो हम हमारे नजर में है। क्या करें, जब जेडीयू का प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े तो हम हाथ खड़े कर दें कि भैया हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे? क्यों? घर अभी बना नहीं है, कमरे पहले से ही बढ़ने लगे। हमें इतनी हिम्मत है तो मन होगा कि सीएम बने, क्योंकि बिहार को भी तो ऐसी बातों से कतई अगर मेरा सर 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा तो मेरे पतन की शुरुआत हो जाएगी, बड़ी बेवकूफी होगी। पड़ेगा ना चिराग, मैं बिल्कुल करूंगा। 25 का चुनाव खत्म होने दीजिए, देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट के खास कार्यक्रम में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप सुने ही होंगे, और इसके साथ किसका नाम जुड़ता है सबको पता है। हमारे साथ मौजूद हैं चिराग पासवान। कैसे हैं सर? स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार। सीट शेयरिंग में इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह माने? लेट नहीं, अभी भी नोटिफिकेशन आने में समय है, और मैं मानता हूं कि नोटिफिकेशन आते आते तक सीट शेयरिंग भी हो जाएगी, सीटों का चयन भी हो जाएगा, हम लोग के प्रत्याशी भी अपने रण क्षेत्र में उतर जाएंगे। और मैं मानता हूं कि इसका एक कारण अगर आप पूछें कि क्यों विलंब हुआ, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था, और पूरा एनडीए हम लोग हर चुनाव को पूरी गंभीरता से हम लोग लेते हैं, और यही कारण है कि चुनाव में प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। जितने एक्सपेक्टेड वोट थे उससे भी 14 वोट हम लोग को ज़्यादा ही मिले। इसके पीछे का कारण भी यही था कि पूरा एनडीए एकजुट होकर उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में अपनी अपनी भूमिका को निभा रहा था। अब जब क्योंकि उन्होंने कार्यभार अपना संभाल लिया है, तो अब इसके बाद मुझे लगता है हम लोग अब अधिकृत तौर पे सीटों को लेकर चर्चाओं की शुरुआत होगी। चिराग जी, आप 40 सीटों की मांग कर रहे हैं कि सम्मानजनक कर रहा हूँ क्या? मतलब अब सुनने में तो यही आ रहा है कि 40 सीट तक चिराग मत सुनी सुनाई बातों पर आप जाइए। मतलब हम इससे कम समझे कि ज्यादा समझे? 243 सीट है। मैं ना आपको कम बोलूंगा ना ज्यादा बोलूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि जो अधिकृत संख्या आए। होता क्या है ना, कयासों को लेकर इतनी चर्चाएं हो जाती हैं जो बिना मतलब के कंट्रोवर्सी और क्रेडिबिलिटी दोनों पे सवाल खड़े कर देती हैं। कंट्रोवर्सी, अगर मैं इन अनौपचारिक चर्चाओं को अगर मैं हवा दूं और उस पर मैं बयानबाजी कर दूं तो मेरे गठबंधन में कंट्रोवर्सी शुरू होगी। क्रेडिबिलिटी इसीलिए क्योंकि जहां जिन सोर्सेज से ये आती हैं और जब अखबारों में ये छपती हैं, मीडिया में उठाए जाते हैं, और कल को उसके ठीक विपरीत कुछ और आंकड़े सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2025 में ये कह के कन्विंस कर दिया गया था कि मुझे 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। मैं भी कन्विंस हो गया था कि भाई हो सकता है शायद मुझे 2 से ज्यादा ना मिले, क्योंकि मैं अकेला सांसद हूं, अपनी पार्टी का 2 भी मिल गई तो मेरी तो 100% सीटें बढ़ गई, है ना। उसके बाद मुझे मिली कितनी? 5 सीटें मिली। सर्वेज में अभी तक के आप सारे निकाल लीजिएगा, अधिकांश 2014 से लेके अभी तक अधिकांश सर्वेज में दिखाया जाता था मुझे कि मैं मात्र 2 सीटें जीत रहा हूँ। 14 में 2, 19 में 2, और वो भी कौन सी 2? पिता पुत्र की बस सीटें। मैंने 19 में मैंने 6 की 6 सीटें मैंने जीती, 14 में मैंने 7 में से 6 सीटें मैंने जीतने का काम किया। तो ये क्या है ना, जब ये कयास चलते होते हैं ना, ये कुछ नहीं, ये आपको भ्रमित करते हैं। इवेंचुअली मैटर ऑफ टाइम की बात है, 10 एक दिन में संख्या आपके सामने होगी, उस संख्या पे हमको घेरिएगा, हमको भी मजा आएगा सवाल का जवाब देने में। अरुण भारती आपके पार्टी के सांसद हैं और आपके परिवार से भी हैं, बीच बीच में ट्वीट करके प्रेशरवा काहे बना देते हैं कि हम जब अकेले चुनाव लड़े थे तो इतना % लेके आ गए थे, अगर इतना मिलेगा तब तो हम इतना भी ला सकते हैं। बीच बीच में आप ही बोलते हैं क्या कि बीच बीच में थोड़ा सा प्रेशरवा डालते रहो? ये प्रेशर की बात नहीं, अब ये वही है, ये उन सवाल उस कयास के आधार पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो पार्टी की तरफ से अपना पक्ष मजबूती से रखने का काम हमारे जमुई के सांसद मेरे जीजा जी अरुण भारती जी के द्वारा ये किया जाता है।
और मुझे इस बात का एहसास होता है, आपने मुझे देखा होगा, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये नेगोशिएशन चल रहे होते हैं मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं एकदम मौन धारण कर लेता हूँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है सूत्रों के हवाले से आपको 18 सीटें तो 20 सीटें तो 22 सीटें तो 25 सीटें, इस पे आपको क्या कहना है नहीं कहना है, जबकि मुझे पता है कि सही आंकड़े इसके बहुत विपरीत होने वाले हैं। 14 में भी ऐसा ही हुआ, अब तो ये मेरा छठा नेगोशिएशन है, 6 बार, और सिर्फ 2020 को अगर छोड़ दें तो हर बार बहुत एमिकेबली हम लोग का नेगोशिएशन हुआ, बहुत सहजता से, संतोषजनक सीटें ना सिर्फ हम लोग को मिली, हम लोग का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। चिराग जी, जब आप स्टार्टिंग में आए थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उस टाइम नए नए आप भी थे, नए हम भी बिल्कुल घुसे थे। आपने कहा था कि लोग कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपका जो सेक्रीफाइस था या स्ट्रगल था बहुत बड़ा हुआ था, लोग आपको बच्चा की तरह देख रहे थे, आपको भी पता है। अभी आपसे लोग डरते हैं, मतलब अगर हम बात करें, प्रशांत किशोर आपकी तारीफ करते हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन में वो आपकी तारीफ करते हैं, दबे जवान तेजस्वी भी तारीफ करते हैं, ऐसा क्यों? आपसे डरते क्यों हैं लोग? एनडीए के लोग भी आपके बारे में जल्दी नहीं बोलते, मुंह नहीं खोलते हैं। नहीं, ये डर नहीं है, ये कतई डर नहीं है। आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, इसलिए मैं आपको बोलूं, ये कई बार आप खुद अपने लिए एक लकीर तय करते हैं कि कौन कितनी मर्यादा लांघ सकता है। मैंने हमेशा उस मर्यादा की लकीर को बरकरार रखा। मैंने कभी भी गरिमा से नीचे जाकर किसी के बारे में अपशब्दों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कभी भी किसी से व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसी दुश्मनी उनके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार कर कर नहीं ली, ताकि कल को मैं उनसे जब नजरें मिलाऊं तो मैं असहज हो जाऊं। इसीलिए मेरे संबंध, आपने तेजस्वी जी का जिक्र किया, वो मेरे छोटे भाई हैं, वो क्या, वो पूरा परिवार। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, आज की तारीख में हम लोग एक दूसरे के अपोजिशन में हैं, बट रावड़ी जी मेरी माँ है, मीसा दी मेरी बड़ी बहन है, इसको कोई नहीं झुटला सकता है। प्रशांत जी मेरे मित्र हैं, इसको भी कोई नहीं झुटला सकता है। तो ऐसे में ये वो मर्यादा का सम्मान करना है। मैं नहीं मानता कि कोई डर की वजह से मेरे बारे में मांझी जी तो डरे हुए, बोले हुए हैं कि 2020 में सबको पता है कि चिराग क्या किए थे, चाल चरित्र कैसा है। मांझी जी कहाँ इतना भड़के रहते हैं आपसे? हमको नहीं पता, शायद हमारे ग्रहों में ही कुछ ऐसा है कि हमारे सारे चाचा हमसे नाराज हो जाते हैं। हम प्रयास करेंगे अपने में सुधार करने की कि चाचा लोग हमसे नाराज नहीं हो, बट वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत आदरणीय, सम्मानित हैं। उनकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, मुझे उनसे कतई 1% किसी तरीके की ना कोई नाराजगी, ना किसी तरीके का कोई विवाद। रामविलास पासवान के आप बेटे हैं और काफी बड़ा नाम है ये, इसका फायदा ज्यादा मिला है कि नुकसान ज्यादा मिला है? मुझे नहीं पता। देखिए, हर चीज़ के अपने अपने पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। कहा जाता है जब आप किसी बड़े परिवार में जब आपका जन्म होता है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, नेपो किड आप हो जाते हैं, और आपको वही चांदी का चम्मच, सोने का पालना, जो फलाना ढिमकाना जो कहा जाता है। बट वहीं फिर हर किसी की एक अपनी स्ट्रगल होती है। मैं ये मानता हूँ कि हर किसी को अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना खुद ही करना होता है। भले आप कितना चांदी के पालने में आप पले बड़े हों, कितनी आपको सुख सुविधाएं मिली हों, जो कुछ मुझे मिला था, जो एक समय में मैं मानता था या लोग कहते थे अरे इसके पास तो सब कुछ है, बट फिर सब कुछ छीन भी लिया गया ना। मेरी जिस पार्टी को मेरे पिता ने बनाया था, आज मुझे उस पार्टी तक से बाहर कर दिया गया। आज भी मैं अपने पिता की बनाई हुई पार्टी या उनके चुनाव चिन्ह पे तो नहीं हूँ, मैंने अपनी अलग पार्टी, और जबकि मुझे पता भी नहीं होता था कि कैसे पार्टी बनानी है, क्या करना है। जिस घर में मैं 34 साल तक रहा, 3 घंटे में मेरा सामान उस घर से बाहर फेंक दिया गया। मैंने भी एक नई शुरुआत की, और मैं मानता हूँ कि हर किसी के जीवन में ये संघर्ष की घड़ी आती है। अब या तो आप उस संघर्ष के समय को रो के बिता लीजिए, या एज अ फाइटर लड़िए और अपने आप को साबित कीजिए। मैंने वो करने का काम किया। पुष्पम प्रिया चौधरी, आप नाम सुने होंगे अगर, 2020 में पूरा एडवर्टीजमेंट की थी कि अगला सीएम वाला फेस है। वो बोल रही हैं कि हम शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा। क्या आपका भी सेम है क्या, कि जब तक बिहार में बदलाव नहीं करेंगे या सीएम नहीं बनेंगे चिराग, तब तक शादी नहीं करेंगे? अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। विकसित बिहार बनाने का मेरा संकल्प है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच रखता हूँ। ऐसे में व्यक्तिगत कमिटमेंट्स के लिए समय नहीं, और मैं मानता हूँ कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसको कतई हल्के में नहीं ले सकते। जब आप किसी को ब्याह के अपने घर लाते हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ले रहे हैं और शादी से बच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मेरी प्राथमिकता अब राज्य रह गया है।
तो शादी नहीं करेंगे चिराग? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा परिस्थिति में ऐसी कोई संभावनाएं हैं। मेरा छोटा भाई अक्सर वो मेरी शादी का जिक्र निकालते हैं, वो तो कहते हैं कि अब उनके 2 बच्चे हो गए, अब हमें भी कर लेना चाहिए। मम्मी भी बोलती हैं होली में कि अगला होली बहू के साथ खेलने का बहुत मन है। मुझे लगता नहीं कि अभी ये जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है। अच्छा, आनंद मोहन से हम बात कर रहे थे, हमने कहा चिराग से क्या दिक्कत है? आपका नाम सुनते ही माइक छोड़ के चले गए, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? हमको नहीं पता क्या दिक्कत। आज ही हुआ है। आज ही हुआ है? अरे हाँ, ऐसा क्यों? आनंद मोहन से क्यों आपके रिश्ते खराब है? उनका कहना है कि रामविलास पासवान को एनडीए में हम ही लाए थे, उनके पिता से मेरे अच्छे संबंध थे, चिराग से नहीं है। चिराग अग्रेसिव बहुत है। अच्छा, पता नहीं, उनकी सोच हो सकती है। बोलिएगा नहीं इस पे। क्या ही बोलें, जब सामने वाले माइक ही छोड़ गए तो हमको ही नहीं पता कि किस बात पे नाराजगी। बट हाँ, जिस विषय को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसमें उनको सज़ा हुई थी, वो तमाम उस वक्त का वो जो परिदृश्य था जिसमें IAS महोदय उनकी हत्या कर दी गई थी, और ये सारी चीज़ें, उस पृष्ठभूमि को लेकर ज़रूर एतराज़ हम लोग के रहे हैं। पर मौजूदा परिस्थिति में क्या कारण रहा उनका इस कदर नाराज़ होने का, वो मेरी समझ के परे है। इस बार कहाँ देख रहे हैं एनडीए को? तिकोन होने वाला है लड़ाई कि खाली महागठबंधन के साथ लड़ाई है? क्योंकि दिख रहा है प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं, लग रहा है चुनाव में कुछ कर पाएंगे। देखिए, मैं बिहारी हूँ और मैं बिहारी समझ को मैं समझता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि बिहारी कभी भी अपने वोट को बर्बाद नहीं करता। बिहारी इवेंचुअली चुनाव आते आते चुनाव बाइपोलर हो जाता है। ये मेरा अपना खुद का भी अनुभव रहा। 2000 आज जिस भूमिका में प्रशांत जी हैं, 2020 में उसी भूमिका में मैं भी था। मैं भी अकेले चुनाव लड़ रहा था, खूब भीड़ भाड़ सब इकट्ठा हो रहा था, सर्वे रिपोर्ट्स ठीक ठाक आ रही थी, सब ठीक जा रहा था। बट इवेंचुअली चुनाव आते आते, और बिहार में ये बहुत प्रचलन है, ये कहा जाता है अरे सब ठीक था भैया, 2 दिन पहले चुनाव बदल गया, 2 दिन पहले चुनाव पलट गया। ये हर कोई कहता है। मतलब मान के चले कि प्रशांत किशोर जीतने वाले नहीं, अभी लग रहा है हवा तेज है, लेकिन बदल जाएगा वापस। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव आते आते तक बिहारी गठबंधन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, बाइपोलर हो जाता है। या तो महागठबंधन को देंगे या एनडीए को देंगे, अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे किसी तीसरे को देकर जिनकी जीतने की शायद उतनी संभावना ना हो। अच्छा, इस बार भी नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि चिराग कब फिर से बैंड बजा दे 2020 वाला। आपको भी पता है, ऐसे मुंह नहीं बनाइए चिराग जी, आपकी वजह से आज नीतीश कुमार के इतने कम विधायक में सिमटे हुए हैं। और कभी कभी आप बोल देते कि अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो फिर वो परेशान हो जाते कि चिराग कहाँ जा रहे, चिराग को मनाना है। क्या है नीतीश कुमार को, क्यों आप ऐसे करके रखते हैं? पहली बात तो वो मुझसे बहुत बड़े हैं, कतई ना वो मुझसे डरे, ना ही उनको डरना चाहिए। डरना तो चाहिए। 2020 में आप उन्हीं के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा किए थे। उस वक्त परिस्थिति अलग थी, गठबंधन में मुझे कॉर्नर किया जा रहा था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं तो था। आप दिखा दिए थे 2020। हाँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। बट एट द सेम टाइम जब आप ये कहते हैं कि वो डरे हुए हैं, इस बात से सीख किसी और को लेनी चाहिए जो अहंकार में है कि वो बहुत बड़ी पार्टी अपने बलबूते बन गए। कौन? राजद को अगर इस बात का अहंकार होता है कि वो इतनी बड़ी पार्टी बन गए, उनको ये समझना चाहिए कि वो इसलिए बने थे क्योंकि उस वक्त एनडीए बिखरा हुआ था। उस वक्त भी अगर एनडीए यूनाइटेड रहता, भाई ये लोग कहाँ कहाँ जीते, जहां पे जनता दल यूनाइटेड हारी। जनता दल यूनाइटेड कैसे हारी? क्योंकि मैंने अपने प्रत्याशी वहां पे उतारे। अगर हमारे और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी कॉमन होते, हमारा वोट बैंक कंबाइन होता, तो राजद वहां पे नहीं जीतती। तो राजद को जो ये अहंकार उस वक्त से है कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी है, आप अपनी काबिलियत पे नहीं जीते। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन में बिखराव था। और इसीलिए ये नैरेटिव ना विपक्ष ही सेट करता है कि अरे चिराग, क्योंकि वो चाहते हैं कि चिराग अलग हो जाए, क्योंकि उनके लिए रास्ता बहुत सहज हो जाएगा 2020 की तरह। अगर चिराग पासवान गठबंधन से अलग होता है, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जाके एक बार फिर से चुनाव लड़ता है, तो ये नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं कि अरे चिराग देखो गठबंधन में दरार है। दोनों हाथ में लड्डू है क्या? क्योंकि आपके रिश्ते तो दोनों जगह अच्छे हैं, एक जगह आप खुद से हैं, एक जगह आपके पुराने पारिवारिक रिश्ते। अगर आप ऐसी सोच के साथ आप आगे बढ़िएगा ना, सबसे पहले आप ही डूबिएगा। अगर आप 2 नाव की सवारी कीजिएगा, मेरे पिताजी अक्सर एक लाइन बोलते थे कि सड़क पर वही मरता है जो ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसे बाएं जाना है कि दाएं जाना है। तो ये निर्णय लेके और उस निर्णय के साथ अडिग रहना जरूरी है।
मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति अटूट है। 2020 में भी जब मैं गठबंधन से भी अलग हुआ, उस वक्त भी मेरे पास ये विकल्प था कि मैं ऑल्टरनेटिव अलायंस की ओर मैं चला जाऊं, बट उस वक्त भी मैंने ऑल्टरनेटिव अलायंस में मैं नहीं गया। मैंने भाजपा के सामने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, मैंने सिर्फ जेडीयू के सामने अपने प्रत्याशी उतारे, क्योंकि उस वक्त की पृष्ठभूमि ही वैसी सी ही तैयार हुई थी। बट उस वक्त भी मैं भाजपा या प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं गया। और आज की तारीख में जब इतना खूबसूरत ये गठबंधन बना हुआ है, तो मेरे बाएं दाएं जाने की सोच तक रखना उचित नहीं है। क्या मानते हैं कि राजनीति में बाहुबलियों की जरूरत है? क्योंकि आपके पार्टी में रहे हैं बाहुबली और हैं भी, बाहुबली जरूरी है बिहार की राजनीति में? मैं साफ सुथरी छवि का मैं पक्षधर हूँ, पढ़े लिखे यंगस्टर्स को राजनीति में लाने का मैं पक्षधर हूँ। मैं कतई उन युवा इनसिक्योर नेताओं में से नहीं हूँ जो कि अपने सामने अपने कंपटीशन तैयार हो जाएगा, इस सोच की वजह से युवाओं को आगे नहीं लाने देना चाहते। मेरा एक अपना MY समीकरण है जिसमें M में महिलाएं हैं जो कि देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी हैं, और Y में युवा हैं जो हमारे देश हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी हैं। लोकसभा में आप देख लीजिए, मात्र 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा, 5 में से 4 मेरे युवा सांसद हैं, 2 मेरी महिला सांसद हैं। तो ये अपने में मेरा MY समीकरण है। इसी के आधार पर पढ़े लिखे यंगस्टर्स, महिलाएं, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं टिकट दूं विधानसभा में, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी। ये बताइए कि आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप हर सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक प्रवक्ता हैं, उनका नाम आपको बता दें, धीरेन्द्र मुन्ना, उन्होंने कहा है हर सीटों पे हमारे 3 ताकतवर उम्मीदवार हैं। फिर से ये तो डराने वाली ही बात हुई ना। आप उसी सीट पे काहे नहीं बात करते हैं जो सीट आप चाह रहे हैं लेना? कहीं ना कहीं नजर भी डाल रहे हैं आप जेडीयू के सीट में भी, बहुत सीट है जो हम हमारे नजर में है। क्या करें, जब जेडीयू का प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़े तो हम हाथ खड़े कर दें कि भैया हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रभाव नहीं है। हम क्या करें, हम उन सीटों को छोड़ दें? Having said that, अब ये विपक्ष का नैरेटिव जो ये लोग सेट करते हैं, अब जब यही बात मेरा छोटा भाई कहते हैं, जब तेजस्वी जब ये कहते हैं कि हम 243 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तब वो कांग्रेस को आंख नहीं दिखा रहे हैं, तब वो अपना वर्चस्व नहीं दिखा रहे हैं। अभी ऑल इज वेल नहीं है, ठीक है। जब हम या हमारी पार्टी से कोई ऐसा कह दे, देखिए आज की तारीख में जब आप गठबंधन में हैं तो आपको सब सीटों पे आपको तैयारी करनी होगी। क्या लाभ मेरा गठबंधन में रहने का अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी का ही वोट ना मिले या जनता दल यूनाइटेड का ही वोट ना मिले? एट द सेम टाइम क्या लाभ मेरा गठबंधन में रहने का अगर मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को ना मिले? तो ऐसे में दैट वुड बी एक्सट्रीमली सेल्फिश ऑफ मी कि मैं सिर्फ उन्हीं सीटों पे ध्यान केंद्रित करूं जहां पे मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। रादर मुझे उन सीटों पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है जहां पे जनता दल यूनाइटेड या भाजपा, फॉर दैट मैटर जनता दल यूनाइटेड के जहां पे प्रत्याशी लड़ रहे होंगे, वहां पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, ताकि कल को कोई ये ना सोचे। फिर तो डर लगेगा ना, फिर से डर लगेगा कब चिराग का मूड स्विंग हो जाए, कब चिराग खड़ा कर दे। नहीं, देखिए मैं गठबंधन में अगर हूं तो मैं ईमानदारी से हूं, नहीं तो गठबंधन से बाहर जाने का विकल्प तो मेरे पास हमेशा है ना। आपसे डरने का गठबंधन में रहकर डरने का रीजन है चिराग, क्योंकि आप जनरली बातों को बिल्कुल बेबाकी से सामने रखते हैं। आप नहीं देखते आप कौन से आपने कहा कि मुझे वो शब्द हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, आप परेशान हो गए थे कैसा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। बहुत बातों पे आपने ये भी कहा था 7 निश्चय को लेकर कि बहुत बेसिक चीज है जिसके लिए आज हम लोग खुश हो रहे हैं कि ये काम हो रहा है, ये बहुत बेसिक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ, अगर एजुकेशन की बात करें तो आपसे लोग डरेंगे ना, आप ऐसा बात करिएगा। लोग चाहते हैं कि चिराग मीठा मीठा बोले और आप ऐसे बोल देते हैं। हाँ, तो वो हूँ नहीं ना, मैं बाय नेचर मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, देश दुनिया घुमा हुआ लड़का हूँ। ऐसे में मैं जानता हूँ कि बिहार और बिहारियों की क्या क्षमता है, हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। आज हम ही लोग गर्व से बोलते हैं ना कि भैया सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स बिहार से आते हैं, बिहारी होते हैं। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, बड़े बड़े पदों पे आपको बिहारी मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, CO CFOs आपको बिहारी मिल जाएंगे। तो जब बिहारी इतना आगे, मेरा बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया, इस सवाल के लिए तो सामने वाले को झकझोरना होगा ना, सवाल पूछने होंगे, सवाल खड़े करने होंगे, सही मुद्दों पर बातचीत हो, इस बात को नियंत्रित हम लोगों को करना होगा। इस बात को लेकर कोई डरे तो मेरी समझ के परे है कि फिर क्यों। बट एट द सेम टाइम मैं जरूर बोल दूं, मैं
भीतरघात करने वालों में से मैं नहीं हूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि कल को असहज होगा या मेरे हिसाब से नहीं होगा, मैं गठबंधन से अपना बोरिया बिस्तरा समेट के मैं बाहर चला जाऊंगा, जैसे मैंने 2020 में किया। 2020 में अंत तक हर कोई कहता रह गया कि भैया ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। मैंने ऐसे समय में ये फैसला लिया जब मेरे पिता की मृत्यु हुए अभी कुछ मिनट नहीं बीते थे। उस वक्त मैं पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम में फाइनल कर रहा था। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं अकेले चुनाव लड़ सकता हूं। क्या ये हिम्मत हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी के पास है? कांग्रेस में हिम्मत है अकेले लड़ने की? 15 साल तक राजद सत्ता में रह गई, इतने इनके विधायक, आज तक इनकी हिम्मत नहीं होती अकेले चुनाव लड़ने की। तो चिराग पासवान में कम से कम इतनी हिम्मत तो है। तो मुझे जरूरत नहीं है गठबंधन के भीतर रहकर जिस थाली में खा रहा हूं उसी में छेद करूं। कभी मुझे लगेगा कि इस थाली का भोजन मेरे हिसाब से नहीं है, मैं खुद उस थाली को छोड़कर मैं बाहर चला जाऊंगा, बट रहकर छेद करूं, ये मेरी सोच नहीं है। सीएम फेस के लिए आपका नाम बहुत सामने आ रहा है, आपके कार्यकर्ता द्वारा ही नहीं, युवा भी कहीं ना कहीं हम पूछने जाते हैं तो तेजस्वी का जैसे कोई नाम लेता है तो बीजेपी में अगर हम पूछते हैं ना एनडीए में कौन, तो आपको ना कहीं चिराग का चेहरा सामने आता है। आपका भी तो मन होगा कि सीएम बने, क्योंकि बिहार को भी तो युवा ऐसी सीएम बातों चाहिए। से कतई अगर मेरा सर सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा तो मेरे पतन की शुरुआत हो जाएगी। विनम्रता से इसको स्वीकार करते हुए मौजूदा परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सर्वसहमति से गठबंधन का नेता चुना गया है। तो ऐसे में जब कोई वैकेंसी ही नहीं है तो फिलहाल ऐसी बातों को सुनकर हवा में उड़ने का कोई मतलब नहीं। अगला चुनाव अगली में बार का बोलने में चिराग नहीं डरते हैं। we'll cross the bridge when it comes। मैं मेडिटेशन भी उतना ही करता हूँ और मेडिटेशन आपको सिखाता है कि उस समय में आप रहें और स्थिर रहें। मैं 30 की चिंता करते हुए मैं 25 गवा दूं, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। पड़ेगा ना चिराग। मैं बिल्कुल करूंगा, 25 का चुनाव खत्म होने दीजिए, देखिए उसके बाद। डिप्टी सीएम में तो आप बात कर ही सकते हैं कि एक डिप्टी सीएम चिराग पासवान बन जाए, लेकिन हमको सुनने में जो आ रहा है कि अरुण भाटी को आप आगे कर रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए, सच है? घर अभी बना नहीं है, कमरे पहले से ही बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जीत के पहले आने दीजिए। गठबंधन में बैठ के इस तमाम चीज़ें, हर किसी को उसकी क्षमता, उनके सामर्थ्य के आधार पर सरकार में उनको स्थान भी दिया जाएगा। बट सरकार में स्थान तब मिलेगा जब सीटों में स्थान मिलेगा। फिलहाल चर्चा भी इसी दौर पे अभी चल रही है, तो पहले इस पड़ाव को हम लोग पार कर ले, वहां पे भी पहुंचेंगे। हम कुछ नेताओं के नाम लेंगे और एक शब्द में आपको बस बोलना है। ये बहुत मुश्किल होता है, ट्राई करिए, हो जाएगा आपसे। नीतीश कुमार, अनुभव, लालू यादव, आदरणीय, तेजस्वी, छोटा भाई। सबके लिए तो इतना मीठा बोलिएगा, टीआरपी कैसे बढ़ेगा मेरा? आपकी टीआरपी के लिए हम संबंध खराब कर ले। प्रशांत किशोर, मित्र। तो सब जब आपके दोस्ती हैं तो लड़ाई किससे है आपकी? मेरी लड़ाई व्यवस्था से है कि भाई बिहार को जहां तक हम लोग लेके जा सकते थे वो अभी तक हुआ नहीं, उस व्यवस्था का निर्माण करें बस। चिराग, आखिरी सवाल, हो सकता है आपको गुस्सा भी आ जाए। पशुपति पारस अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं और महागठबंधन से सुनने में आ रहा है कि उनकी बात पक्की हो गई है। क्या कहीं ना कहीं चुनौती खड़ा करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में बयान भी दे रहे हैं कि आप गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और ऐसी बातें उन्होंने मीडिया में कही भी है, आपको भी पता है, प्रिंस ने कही है। और अब चुनाव में भी कहीं ना कहीं पशुपति पारस के बेटे मुस्कान भी शायद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहिएगा? वो मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे के समान है। उसकी मेरी उम्र में बहुत फर्क है। ऐसे में मैं उससे लड़ाई लड़ूंगा, उसके लिए बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। चलिए, प्यार से निपटा दिए चिराग पासवान। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।